Good morning, everyone. Welcome to AJ classes. Today we will be doing the second part of the video that I shared 2 days before. It was the important Governor Generals and Viceroys of India. As you can see in the screen, the next Viceroy, his name was Lytton, and he ruled for 1876 to 1880. And during his time, some of the events like क्वीन प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस, है ना। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनाया गया था यही डिक्लेरेशन की वजह से, ठीक है, जो कि दिल्ली दरबार में हुआ था। और ये डेट इम्पॉर्टेंट कब हुआ था? 1876 में, ठीक है। और फिर क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया, मतलब कि ऐलान किया गया। डिक्लेयर माने होता है ऐलान करना, इलाहाबाद में। और लिटन के टाइम पे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक लागू हुआ था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये है, वर्नाकुलर माने होता है अपना मदर टंग या मदर लैंग्वेज या मदर टंग हम लोग बोलते हैं ना। जैसे हमारा मदर टंग उर्दू है, किसी का मदर टंग बंगाली होता है, हिंदी होता है। तो वैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता था, बहुत सारा जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस निकलता जाए, जैसे हिंदी में, बंगाली में, ये सब न्यूज़पेपर पे थोड़ा पाबंदी लगा दिया। मतलब अगर निकलेगा भी तो उसको पहले इंग्लिश में निकालना होगा या फिर एटलीस्ट प्रूफ रीडिंग करना होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ। क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि हो सकता है कि ये लोग यंगस्टर्स को उभार रहे हैं फ्रीडम्स के बारे में बता के, तो इसलिए ये वाला लागू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में 1878 में पास हुआ था। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये भी 1877 में लिटन के ज़रिए फाउंडेशन दिया गया था, जिसके फाउंडर का नाम हम लोग जानते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान। तो फाउंडर ऑफ मोहम्मदन है सर सैयद अहमद ख़ान, बट फाउंडेशन जो दिया था वो लॉर्ड लिटन ने दिया था 1877 में। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है उनका नाम है रिपन। इनके टाइम में भी कुछ इवेंट्स हुआ था, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि रिपन के बारे में है। तो लॉर्ड रिपन जो थे उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी का बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो लोकल सेल्फ में ही पढ़ता है, लोकल सेल्फ, ठीक है। तो ही रिपेल्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। रिपन के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जो कि लॉर्ड लिटन के टाइम में स्टार्ट हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मैं ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिख दिया हूँ कि ये एक्ट किस चीज़ के लिए था। तो मतलब इस एक्ट में ये था कि कोई भी मदर लैंग्वेज पेपर अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन जब रिपन आए तो 1882 में ये एक्ट को रिपेल कर दिए, मतलब कि ऑलमोस्ट वैनिश कर दिए और स्टॉप कर दिए। मतलब कि अब फिर से मदर लैंग्वेज के हिसाब से पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। रिपन जो है एल्बर्ट बिल पास किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि कब एल्बर्ट बिल पास हुआ था, 1883 में, ठीक है। तो एल्बर्ट बिल में क्या होता है कि एल्बर्ट बिल आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे कि पहले क्या था कि इंग्लिश लोग इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, कि मतलब जज भी इंग्लिश रह रहा था और इंडिया के ऊपर जजमेंट कर रहा था, जो कि बहुत ही अत्याचारी हिसाब से कर रहा था। तो इस बात को थोड़ा इनके एक ऑफिशियल जो थे रिपन के, एल्बर्ट नाम है जिनका, वो एक बिल पास कराते हैं जिससे ये बोला जाता है कि इंडियन जजेस भी यूरोपियंस का फैसला करेंगे। तो ये बात यूरोपियंस को हजम नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं कि बहुत ही अपोज करते हैं, वो लोग एक डिफेंस एसोसिएशन बना देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पूरा अपोजिशन हो जाता है बिल के अगेंस्ट में। फिर क्या होता है कि रिपन को एक लास्ट में एक ट्रीटी के तौर पे आना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, जैसा था वैसे ही रहेगा जजमेंट। मतलब इंग्लिश का जजमेंट इंग्लिश ही करेगा, इंडियन नहीं कर सकता है। यही हुआ था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये अलग तरीके से क्वेश्चन में भी आता है कि एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुआ था, ठीक है। तो ये 1883 में स्टार्ट हुआ था, 1884 में ये हुआ था, ठीक है।
और नेक्स्ट जो है इनके बाद भी बहुत सारे आए, जैसे कि हमने एक दो को अवॉइड किया है क्योंकि हम लोगों ने जब जनरल अवेयरनेस और मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे तो हम लोग डफरिन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मैं इस डफरिन के बारे में अलग से कोई पॉइंट नहीं दिया हूँ। हालांकि रिपन के बाद डफरिन का ही नंबर आता है, लॉर्ड डफरिन, जो कि 1885 में इनके टाइम में आईएनसी बनेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक वर्ड बोले थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीसीएस में भी बहुत बार रिपीट होता है कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोले थे डफरिन ने। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी तो ऐसे भी छोटा होता है कि हाँ भाई कम, मेजॉरिटी का अपोजिट होता है माइनॉरिटी। और फिर माइक्रोस्कोपिक मतलब कि उसमें पावर दे दिया, जैसे कि 10 टू द पावर स्क्वायर होता है ना 100, वैसे 10 के ऊपर में और ज़्यादा पावर दे दिया माइक्रो का। माइक्रो हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है, -6 होता है, लेकिन हम इसको बता रहे हैं कि इसको ये लोग कितना छोटा समझ रहा था डफरिन साहब। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि लास्ट में यही काफ़ी कुछ चेंजेस लाके आ गया। और इनके टाइम में एक ही इम्पॉर्टेंट और एक इवेंट हुआ था डफरिन के टाइम में, वो 1885 में ही हुआ था, बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट ये भी 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ये सब क्या है कि 2-3 पॉइंट्स है, इसके लिए मैं सोचा कि एक पूरा पेज क्यों बर्बाद करूं। ठीक है, इससे अलावा और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आए थे उनका नाम है लैंसडौन। तो लैंसडौन के टाइम में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था, जिसमें यह था कि मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 12 साल ये प्रोहिबिट किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडौन के टाइम पे आया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें। लैंसडौन जो थे, लैंसडौन, ठीक है, DOWNE, ये जो थे इनके टाइम पे 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये आया था 1891 में, और ये एक्ट बोलता था कि गर्ल्स जिसका एज 12 साल से कम है, गर्ल्स का एज अगर लेस देन 12 साल है तो इसको प्रोहिबिट किया गया था अकॉर्डिंग टू दिस कंसेंट एक्ट के हिसाब से। इससे पहले 12 साल से छोटी लड़कियों का शादी होता था। ठीक है, और लैंसडौन के टाइम में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है कि आप आए दिन हम लोग सुनते हैं कि दुरंद लाइन, जो कि काफ़ी अभी कंट्रोवर्शियल हो गया है, दुरंद लाइन ये 1893 में ड्रॉन हुआ था। सर दुरंद बनाए थे इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन अराइज होता है तो इंडिया का जो पोर्शन है ऊपर में लद्दाख के पास, वहाँ पर अभी पॉक हो गया है। पॉक माने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसलिए दुरंद लाइन का अब जो एक्सेप्टेड आंसर है वो है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो 1893 में इस्टेब्लिश हुआ था तो वो इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो हो गया वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वजह से अभी वो शेयर करता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे रेड क्लिफ है इंडिया पाकिस्तान का, फिर डुरंद है तो आपका पहले इंडिया का था, अभी पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान का, ऐसा बहुत सारा आता है। 49th पैरेलल USA कनाडा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में हम लोग जब शॉर्ट नोट्स जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं शेयर करूँगा। अभी आप लोग देखिए नेक्स्ट जो है कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि इन्हीं के टाइम में काफ़ी बड़ा इवेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस हुआ था। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी इन्हीं के टाइम पे पास हुआ है। रिस्ले कमीशन, ये क्वेश्चन में बार बार आ रहा है आजकल। रैली कमीशन, सॉरी रिस्ले नहीं, रैली कमीशन 1903 में पास हुआ था, तो ये कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। अगर हम लोग ये वाला चार्ट को, ये चीज़ टाइम लाइन को याद कर लेते हैं ना, तो मैक्सिमम चीज़ हम लोग को याद रहता है कि ये तो 1905 में हुआ था, लेकिन हम लोग को याद नहीं रहता है कि 1905 में रहा कौन था। तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, जल्द ही आपके पास ये ट्रिक आ जाएगा, ताकि आपको अगर ईयर याद हो गया तो फिर क्या होगा कि मैक्सिमम सब इवेंट्स आपको याद रहेगा। रेलवे बोर्ड 1905 में बना था कर्जन के टाइम पे। ही ऑल्सो फाउंडेड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूसा
बिहार एक्ट 1903। तो करजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में अमार सोनार बांग्ला ये गाए थे, और जिसको बांग्लादेश ने अपना नेशनल सॉन्ग घोषित कर लिया, मतलब अपने ऊपर रख लिया। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर एकलौते ऐसे पोएट हैं जो कि 2 कंट्री के नेशनल सॉन्ग राइटर है, एक इंडिया का एक बांग्लादेश का। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है कि कोई ऐसा पोएट का नाम बताओ जो कि 2 कंट्री के नेशनल सॉन्ग के राइटर है। एक तो यहाँ के जना गना मना और एक अमर सोनार बांग्ला, जो वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में गाए थे, तो वो बांग्लादेश ने ऑक्यूपाई कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि हार्डिंग पार्ट 2 के बारे में आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो हार्डिंग पार्ट 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर है। इनसे पहले जो है 1905 से 1910 आप सोचते होंगे कि एक तो और गैप हो गया, तो मिंटो पार्ट 2 था उसके टाइम पे। मिंटो पार्ट 2 में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ नहीं। इनके टाइम में सिर्फ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बना। और अगर आप जानना चाहते हैं तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मिंटो पार्ट 2 के टाइम पे हुआ था, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिस तरह से सूरत स्प्लिट है, सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुआ था सूरत में। ठीक है, तो ये 1907 सूरत स्प्लिट, अगर कहीं पूछेगा कि इसका टाइम पे वाइसरॉय कौन था, तो ये मिंटो पार्ट 2 होगा। मिंटो पार्ट 2 1905 से लेके 10 तक थे, और फिर 10 से हार्डिंग पार्ट 2 आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है मिंटो पार्ट 2 के हिसाब से। ठीक है, हार्डिंग पार्ट 2 में आप देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूल्ड किया गया था, मतलब ख़त्म किया गया था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हुआ था 1905 में और एंड हुआ था 1911 में। कैपिटल ट्रांसफ़र ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि कलकत्ता से दिल्ली जो कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था वो कब हुआ था, 1911। हिंदू महासभा वाज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। यही हिंदू महासभा जो था ये आगे बढ़ के बनारस हिंदू स्कूल में घोषित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये डेट हम लोग जानते हैं 9 जनवरी 1915, क्योंकि इसी डेट को हम लोग NRI डे भी मनाते हैं, या प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, और इनको लेटर दिया थे जो कि इन्हीं के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वो लेटर लिखते हैं गांधी जी को कि आप वापस आइए, यहाँ पर काफ़ी आपकी ज़रूरत है। तो वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है चेम्सफोर्ड। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि जलियांवाला बाग है उसमें। अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वाइसरॉय गुजरे, चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक का रहे। इनके टाइम पे एक एक्ट आया, रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में मार्च में नहीं, उससे पहले ही हुआ था। फेब के स्टार्ट, जैन का एंड में एंड फेब के स्टार्टिंग में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट क्या था कि ये शक के बुनियाद पे किसी भी इंडियन को अरेस्ट किया जा सकेगा, मतलब कि अंडर सस्पिशन किसी के ऊपर भी शक हुआ उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वो 2 साल तक के लिए कोई भी अपोजिट मतलब कि अपना ये नहीं कर सकता, मतलब 2 साल तक के लिए तो अब उसके ऊपर कोई वही नहीं, मतलब कि उनका आज़ादी 2 साल तक के लिए उनको कैद कर लिया जाएगा। ये काफ़ी मतलब इस एक्ट को एक अलग नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है ब्लैक एक्ट, काला कानून। ठीक है, तो इसी कानून से रिलेटेड ही ये इवेंट टुक प्लेस हुआ था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए तो अच्छी बात है। 13 अप्रैल 1919। तो हुआ क्या कि हम लोग फरवरी में देख रहे कि ऐसा हुआ। फरवरी में फिर गांधी जी एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, सत्याग्रह टाइप का, 1919 के फरवरी में। उसके बाद क्या होता है, जो ये रोलेट एक्ट के थ्रू
दो ठो प्रोमिनेंट आदमियों को, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अरेस्ट कर लेता है। और इसी बात के डिस्कशन के लिए जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग बैसाखी के दिन, ये भी आता है क्वेश्चन में कि उस दिन कौन सा फेस्टिवल था, तो आप लिख सकते हैं कि बैसाखी। बैसाखी बोलते हैं हार्वेस्टिंग डे को पंजाब में, ठीक है। तो बैसाखी के दिन वो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, अमृतसर के सब लोग, ठीक है। और फिर जनरल डायर जो है वो ऑर्डर कर देता है कि सराउंड कर देता है वहाँ पर, एक ही वो गार्डन ऐसा रहता है कि एक ही तरफ से उसका एंट्रेंस रहता है और एक ही तरफ से एग्जिट रहता है। तो वही एंट्रेंस पे वो अपने आर्मियों को रख लेता है और वहाँ से फिर वो गोली को फायरिंग कराता है। ये काफ़ी दर्दनाक, मतलब कि ऐसा इवेंट है कि अगर इसको पढ़ते हुए हैं तो एक आंसू टाइप का आने लगता है, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट ये लॉन्च हुआ था मोहम्मद अली एंड शौकत अली के थ्रू। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहला लीडर जो बनता है वो हमारा गांधी जी बनता है, मोहनदास करमचंद गांधी हम लिखा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज इस इवेंट से काफ़ी, जैसे कि हम लोग अभी जब पढ़ते हैं तो सुनते हैं अरे इतना सारा मौत हुआ यार, ऐसा किया वैसा किया, तो वो लोग भी जब वहाँ मौजूद थे तो वो लोग अपना टाइटल, जो टाइटल उनको खिताब मिला था ब्रिटिश से, वो अपना टाइटल को लेफ्ट कर देते। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का टाइटल रहता है नाइटहुड का, जमनालाल बजाज का रहता है राय बहादुर, वो लोग दोनों अपना अपना टाइटल त्याग देते हैं। इसी टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च होता है 1920 में, ठीक है। इसलिए ये चेम्स्फोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही इवेंट, ये जो 1916 से 21 है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ, मतलब इवेंट हुआ है। ये देखिए सैडलर कमीशन ऑन एजुकेशन, ये 1917 में लॉन्च हुआ। हम लोग जानते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ है। चंपारण फर्स्ट ऑफ द सत्याग्रह, 3 तो गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह और है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो इसके बाद भी खेदा सत्याग्रह, ये भी 1918 में होगा खेदा सत्याग्रह। सभी सत्याग्रह इनका इसी चेम्स्फोर्ड के टाइम पे ही होता है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है इरविन। अब आप बोलिएगा कि इरविन तो भाई बहुत दूर हो गया, 1926 से 31, बीच में एक और रूलर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो वो रूलर के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको कि रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग आए थे बीच में चेम्स्फोर्ड के बाद 21 से 26। तो रीडिंग के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हुआ नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी बना था CPI, एम एन रॉय उनको इस्टेब्लिश किए थे। CPIM हम लोग जो सुनते हैं, उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था MN रॉय के थ्रू 1925 में। इस टाइम लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड जो थे वो लॉर्ड रीडिंग वॉज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम। और इन्हीं के टाइम में 1925, अगर आपको डेट याद होगा तो काकोरी ट्रेन रॉबरी भी रीडिंग के टाइम पे ही हुआ था। हम लोग जाते हैं इरविन के थ्रू, इरविन के पास। अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो मैं पूरा को जल्द से जल्द किया हूँ क्योंकि वीडियो अब थोड़ा शॉर्ट करना होगा, काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। सैमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928, डंडी मार्च स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 में, एंड CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी लॉन्च हुआ था गांधी जी से, ये इरविन के टाइम पे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। लिन लिथगो लॉन्गेस्ट रेन इन वॉइसरॉय या एज वॉइसरॉय बोल सकते हैं। ग्रेट फमाइन ऑफ बंगाल 1943 टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ लिन लिथगो। क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन हुआ 9 अगस्त 1942 में। फिर अगस्त ऑफर 1940, फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडेड इन 1930। और जो लास्ट है वेवल में देखिए, वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस, ये 1945 में हुआ। INA ट्रायल्स 1946, नेवल म्यूटिनी भी 1946 में। माउंटबेटन के बारे में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था, और उनके बारे में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट ये आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका आंसर भी माउंटबेटन होता है। और राजगोपालाचार्य के ऊपर आता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये माउंटबेटन होते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, 20 मिनट पार हो गया है।
Thank you for your patience and keep liking and sharing AG classes. Take care.